अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 16 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? अ. राष्ट्रपति, बी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. मंत्रिपरिषद। आपका सही जवाब अ. राष्ट्रपति। क्वेश्चन 17 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? अ. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। बी. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। सी. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब अ. संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन 18 सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? अ. केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी. केवल उच्च न्यायालय में, सी. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी. किसी भी न्यायालय में नहीं। आपका सही जवाब डी. किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन 19 भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अ. सर्वोच्च न्यायालय में, बी. उच्च न्यायालयों में, सी. जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, डी. उपरोक्त सभी में। आपका सही जवाब अ. सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन 20 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अ. राष्ट्रपति, बी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब डी. सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 21 भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? अ. अपनी पहल पर, बी. तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी. तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, डी. तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। आपका सही जवाब बी. तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन 22 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? अ. सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, बी. सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, सी. केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, डी. केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। आपका सही जवाब अ. सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
क्वेश्चन 23 विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? अ. भारत के राष्ट्रपति को, बी. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी. संसद को, डी. विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। आपका सही जवाब सी. संसद को। क्वेश्चन 24 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब अ. कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी. स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी. न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, डी. न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। आपका सही जवाब सी. न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद भारत के उच्च न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2, डी. न तो 1 और न ही 2। आपका सही जवाब डी. न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन 26 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अ. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी. प्रधानमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. विधि मंत्री। आपका सही जवाब सी. राष्ट्रपति। क्वेश्चन 27 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? अ. सर्वांगीण अधिकारिता, बी. आरंभिक अधिकारिता, सी. अंतर्निहित अधिकारिता, डी. सलाहकार अधिकारिता। आपका सही जवाब बी. आरंभिक अधिकारिता। क्वेश्चन 28 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अ. परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी. अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी. मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी. रिट अधिकारिता के अंतर्गत। आपका सही जवाब सी. मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन 29 भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अ. केवल उच्च न्यायालयों को, बी. केवल उच्चतम न्यायालय को, सी. उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, डी. जनपद न्यायालयों को। आपका सही जवाब सी. उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? अ. केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी. राज्यों के परस्पर विवाद, सी. मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी. संविधान के उल्लंघन से संरक्षण।
आपका सही जवाब सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्वेश्चन 31, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। सी, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।